तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत यूज होता है हर जगह। इसमें मेन यही बताना होता है कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ पर सेंटर्ड है। तो सेंटर्ड डेटा को कई तरीके से देख सकते हैं। मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। मीन, मीडियन, मोड सब एक जैसे लगते हैं कि क्या होगा, मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, मोड क्या होगा। लेकिन अलग अलग जगह पर ये लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन आज हम मेन बात करेंगे मीन की। तो सबसे पहले आप जो है मीन देखेंगे क्या होता है, फिर बाद में मीडियन बताएंगे, मोड बताएंगे। लेकिन हमारा आज का मेन मोटो है कि मीन क्या होता है इसके बारे में बताना। सो इट इज़ ऑफन convenient and useful to define statistical measures that describe important features of the data. Some of these statistical measures define in some sense the center of a set of data and consequently are called measures of central tendency or measures of central location. The main used measures of central tendency are mean, median and mode. तो ये कभी मतलब ये होता है कि डेटा का हम एनालिसिस करना चाहते हैं कि डेटा हमारा किस तरीके का है, कहाँ पर सेंटर्ड है, या डेटा का नेचर क्या है। डेटा के नेचर या डेटा का करैक्टरिस्टिक्स, ये सब चीज़ें जो हम जानना चाहते हैं वो उनमें से ये भी एक मीन जो निकालना है या मीडियन निकालना है या मोड निकालना है, ये डेटा का करैक्टरिस्टिक्स में ही आता है। क्या क्या आते हैं? मीन, मीडियन, मोड। डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का मतलब होता है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ कर्टोसिस, ये सब डेटा के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनमें से एक करैक्टरिस्टिक होता है मीन, जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए। एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू। एवरेज क्या होती है? सिंगल एक वैल्यू होती है कोई, मतलब जितना डेटा दिया उसकी एक वैल्यू आएगी। एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डेटा, है डेटा की रेंज में, दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द वैल्यूज इन द सीरीज। एक कोई सिंगल वैल्यू आएगी जो पूरी सीरीज को 200, 1000, 500, 300 जितना भी डेटा दिया होगा सबको वो रिप्रेजेंट करेगा। सिंस एन एवरेज इज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ द डेटा, इट इज समटाइम कॉल्ड ए मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। तो एवरेज क्या होता है? कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि डेटा के सेंटर में होता है, तो और रेंज के विद इन द रेंज होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। अगर डेटा सही दिया है तो वास्तव में सेंटर वैल्यू ही आता है। जैसे कि अगर कोई कहे 1 2 3 4 5 है, अब इतने हैं तो या 6 तक ले लिया, इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या होगी? तो आप देखोगे वो कहीं ना कहीं मिडिल में ही आएगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ, अभी हम डेफिनेशन देखेंगे अर्थमेटिक मीन। अब मीन तो कई तरीके का होता है, लेकिन पहला मीन हम जो डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन डिस्कस कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब अर्थमेटिक मीन का समझ लीजिए कि आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 10 50 100 जितने दिए, सबको आप ऐड कर दीजिए, यानी सबको जोड़ दीजिए और जितने नंबर्स हैं उतने से डिवाइड कर दीजिए। तो जो आएगा वही आपका अर्थमेटिक मीन हो जाता है। इसी को अर्थमेटिक मीन या एवरेज कहते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल्स आप बेहतर तरीके से समझेंगे। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6, इतने का अर्थमेटिक मीन निकालना। ये नंबर दिए हुए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो जितने नंबर दिए हैं सबको आप ऐड करिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, जितने हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, 6 से डिवाइड कर दीजिए। आप इन सबको ऐड करो तो 1 और 2 3 3 और 3 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, 10 + 5 15, 15 + 6 जो है 21, 20 अब 1/6 आ गया। डिवाइड करोगे तो 3.5 आ जाएगा। तो इस डेटा का एवरेज कहाँ पर सेंटर्ड है? 3.5 पर, यानी इसके और इसके बीच में ये डेटा कहीं पर है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का हमने आपको बताया आइडिया कि अर्थमेटिक मीन क्या है। अब अर्थमेटिक मीन होने के लिए जो है किसी डेटा को कैसा होना चाहिए,
तो यहाँ तक जो है, इसके बाद हम जो है यहाँ पर हमने फार्मूला लिख दिया आगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको वो बता देते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, यानी अर्थमेटिक मीन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आप इसके बाद ये नोट करेंगे, इतना जब नोट कर लेंगे उसके बाद आप फिर जो है नीचे वाला बाद में हम लोग करेंगे। यहाँ पर इसके बाद अर्थमेटिक मीन जब हो जाएगा तो आप फिर इसको नोट करेंगे, राइट। रिक्विजिट ऑफ ए गुड एवरेज, है ना, या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एवरेज। तो ये आपका जो है अच्छा एवरेज होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज या हम कहें क्या क्या विशेषताएं किसी डेटा में होनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। इट शुड बी रेजिडली डिफाइंड, यानी ये डिफ़ाइन होना चाहिए। रेजिडली का मतलब ये है कि दृढ़ता से डिफ़ाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन इसकी इधर उधर इस तरीके से कोई क्लियर डेफिनेशन ना हो, तब नहीं सही है। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। तो डेटा जो है एवरेज निकालने के लिए ऐसा होना चाहिए कि जो है आसानी से समझ आ जाए और सिंपल कैलकुलेशन करने में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ऐसा होना चाहिए कि सभी ऑब्जर्वेशन इसमें कवर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ ऑब्जर्वेशन कवर हों और कुछ ऑब्जर्वेशन कवर ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट। और ये इस तरीके का होना चाहिए कि अगर हम फिर से कैलकुलेशन करना चाहें तो ये हो सके। ऐसा नहीं है कि जो है अगर हम फिर से कैलकुलेशन करना चाहें तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, है ना, इस तरीके का होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अंडरली अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है या बहुत मतलब जो है कहीं पे डेटा बहुत छोटा है, कहीं पे डेटा बहुत बड़ा है, तब फिर जो है फिर वो डेटा अच्छा डेटा नहीं आता है। तो अनड्यूली अफेक्टेड होना चाहिए, मतलब जो है बहुत ज़्यादा जो है जैसे कि मान लीजिए एक्सट्रीम वैल्यू 2000 दे दी, एक वैल्यू 1 दे दी, एक वैल्यू जो है 50 दे दी, तो ये फिर ये गड़बड़ डेटा हो गया। ये डेटा कोई अच्छा नहीं है, इसमें कुछ डेटा का नेचर पता नहीं चल रहा है। तो ये अनड्यूली अफेक्टेड होना चाहिए, यानी जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हो, बाहर वाले ऑब्जर्वेशंस हो, ऐसा नहीं है कि उनसे जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जा रहा हो, ऐसा होना चाहिए। इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। तो इसमें जो है सैम्पलिंग स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम अगर सैम्पलिंग करते हैं, एक डेटा की सैम्पलिंग करने का मतलब है, आप जानते हो, आपने कुछ डेटा लिया डेटा में से, तो सैम्पलिंग के बेस पे डेटा डिफ़ाइन हो सके। जैसे कि आप एग्जिट पोल की बात कर लीजिए, तो एग्जिट पोल में क्या होता है, एग्जिट पोल लेते हैं, अगर डेटा सही है तो एग्जिट पोल सही आता है। आपने अगर एग्जिट पोल लिया और डेटा अगर आपने सही दिखाया गया है तो जो पार्टी जीतती है वही पार्टी जीतती है ना, जो प्रिडिक्शन करते हैं टीवी चैनल वाले। और अगर वो डेटा गड़बड़ है या डेटा किसी ने मतलब गलत बताया है तो वो पार्टी नहीं जीतती है। तो इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, इसी को कहते हैं सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, यानी सैम्पलिंग के बेस पे डेटा हम डिफाइन कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज द सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। तो अच्छा डेटा अगर कोई है तो उसमें ये कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं आप ये इसके बाद ये लिख लेंगे एवरेज के बारे में, है ना। अब हम लोग अब इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं अब, राइट। तो नोटेशन ऑफ एंड ऑब्जर्वेशंस हम लोग यहाँ पर जो है देखते हैं। मीन को या अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। द एम मीन्स अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस x1 x2 डॉट 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 xn इज डिनोटेड बाई x बार इज गिवन बाई, इसको x बार पढ़ते हैं। अब आप नोटेशन पे ध्यान रखिए, थोड़ा मैथमेटिकल भी शुरू होगा आपका ना, तो मैथमेटिकल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। x बार इज गिवन बाई x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई n, यानी ये पूरा जो है जितने हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, पहला ऑब्जर्वेशन x1 है, ये नाम दे दिया, जैसे 1 है 1 को नाम दे दिया x1, 2 है 2 को x2, डॉट 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 मान लो 6 है तो उसको x6 नाम दे देंगे, यही इनका नाम दे दिया। यहाँ पर n ऑब्जर्वेशन है तो हमने n लिए x1 x2 डॉट 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 xn,
इज डिनोटेड बाई, और इनका सबका अगर मीन निकालें तो जो है उसको एक्स बार से डिनोट करेंगे। सो एक्स बार क्या होगा, सभी को ऐड कर दो, जितने ऑब्जर्वेशंस है सभी को ऐड कर दीजिए, और सभी को ऐड करने के बाद आप क्या करिए, जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर दीजिए। तो संख्या कितनी है, n है, तो n से डिवाइड कर दीजिए। ठीक हो गया। अब हम इसका सम करना चाहते हैं, इनको जोड़ना चाहते हैं, तो इनको आप जोड़ के कैसे लिख सकते हो, समेसन एक्स आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n अपॉन n। इसका मतलब समझना, ये समेसन का साइन है, इसको हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा एक्स आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक। अब आई की वैल्यू यहाँ देखो, आई है ना, सफिक्स में आई है, नीचे है ना, आई की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा, पहले वाला आ जाएगा x1। आई की जगह 2 रखोगे तो दूसरा आ जाएगा x2। इसी तरीके से आई की जगह अगर n रखोगे, कहाँ तक जा रहा है, n तक, तो ये क्या आ जाएगा, xn आ जाएगा। ये सिग्मा का मतलब होता है जितने आ गए सबको जोड़ दीजिए। तो इसको ही हम इतना भी लिखते हैं, समेसन एक्स आई अपॉन एन। अगर हम इसको आई को ड्रॉप कर दें, आई को न लिखना चाहें, आई को ड्रॉप कर दें, तब ऐसा क्यों करते हैं, सुविधा के लिए ऐसा कर लेते हैं कि आई कहाँ लिखें, लिखने में थोड़ा वैसा लगता है। तो सिंपल आप ये याद रखिए, समेसन एक्स अपॉन एन या सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये फार्मूला याद रखिए। इसका मतलब है जितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं सबको ऐड कर दीजिए, और जितने नंबर्स हैं उतने से डिवाइड कर दीजिए। तो ये नोटेशन होता है मीन का या एवरेज का या अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट आर दीज। किसी क्लास टेस्ट में 10 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे एक का 1 नंबर है, किसी का 12 है, किसी का थर्ड वन का 8 है, अगले वाले का 17 है, किसी का 13 है, किसी का 15 है, किसी का 9 है, किसी का 18 है, किसी का 11 है, और किसी का 6 है। ये डेटा वैसा नहीं लिखा है, किसी ऑर्डर में नहीं लिखा है, ये ऐसे लिखा हुआ, रैंडम लिखा हुआ है ना। रैंडम का मतलब है कि ये किसी से अरेंज नहीं किया गया। आप अरेंज करें भी तब भी कोई फ़र्क नहीं है, मीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, मीडियन पे फ़र्क पड़ता है डेटा का अरेंजमेंट में। तो वहाँ जब चीज़ कोई आएगी तब बताएंगे, है ना। तो ये 10 स्टूडेंट की ये नंबर दिए हुए हैं, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास। अब इस क्लास में जो है, जो बच्चे हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना आएगा वो बताइए। तो आप क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए। तो एक्स बार क्या होगा, एक्स बार का मतलब मीन या एवरेज या अर्थमेटिक मीन, है ना। एक्स बार का मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, या एवरेज, जो भी आप कहना चाहें। ठीक, तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं सब का सम कर दीजिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने ऑब्जर्वेशंस हैं उतने से डिवाइड कर दीजिए। तो आप करिए, यहाँ देखिए 1, फिर यहाँ लाइए 12, फिर यहाँ लाइए 8, फिर 17, सबको जितने भी हैं जोड़ते चले जाइए, और अपॉन क्या कर दीजिए, कितने हैं ये 10 है टोटल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, नहीं तो आप जो है कैलसी एलसी रखिए, है ना, कैलकुलेटर होता है उसको शॉर्ट में कैलसी कहते हैं। तो कैलसी रखिए, तो कैलसी से आप सबको जोड़िए, तो ये 110 आएगा, है ना। आप जोड़ के देख लीजिए, है ना। मोबाइल से कर सकते हैं, आजकल मोबाइल का ज़माना है, लेकिन एग्ज़ाम में मोबाइल अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए कैलसी छोटा सा एक रखना चाहिए। प्रैक्टिकल में भी कैलसी की ज़रूरत पड़ती है, कैलसी ज़रूरी है, इसलिए 110 अपॉन 10 हो गया। इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करना सब लोग को आता ही होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 बचेगा। तो इस इन मार्क्स का कितना आ गया, 11 मेन एवरेज आ गया। इसका मतलब है जो क्लास है उस क्लास में बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आए, 11 आए, है ना, ये चीज़ है। तो इस तरीके से हम जो है अर्थमेटिक मीन को या एवरेज को फाइंड करते हैं। ये हमने कैसे, अभी हमने आपको कुछ नहीं बताया कैसा है ये डेटा, कैसा कैसा नहीं, ये सिंपल डेटा था। सिंपल डेटा को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, है ना। ये डेटा कैसा था, सिंपल था, लेकिन हमने अभी तक आपको बताया नहीं, अब हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ें भी। आपका होमवर्क ये है कि फाइंड द मीन, ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर हैं उनका मीन आपको
बताना है। इन्हें हमने हिंट लिख दिया हुआ है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सब को जोड़ो और 10 से डिवाइड कर दो, जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं अगले पेज पर। तो ये है, अब हम आते हैं थोड़ा सा बताते हैं आपको कि किस तरीके से मीन निकाला जा सकता है। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप डेटा, या इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप डेटा है तब हम कर सकते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फ्रीक्वेंसी दी हुई है डेटा की, यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि डेटा कितनी बार आया है, ये हम आपको बताएंगे भी फ्रीक्वेंसी और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले हमने कहा इसको बता देते हैं, उसके एक लेक्चर उसका भी होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसका रिप्रेजेंटेशन। और सेकंड है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 3 तरीके के हम डेटा का एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। जो हमने एग्जाम्पल अभी आपको कराया वो इंडिविजुअल सीरीज का था। इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप डेटा का मतलब है डेटा सिंपल दिया होगा वैसे ही 1 2 3 4 इस टाइप का जो डेटा होगा उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप डेटा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब होगा डेटा दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, लेकिन वो डिस्क्रीट सेंस में होगी। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है ये समझिए। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि जैसे ये कह दिया 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया, है ना। डिस्क्रीट डेटा होता है उसके बीच में गैप होता है, जैसे 0 है फिर 1 है तो 0 के बाद 1 आ गया तो इसके बीच में गैप है, इसके बीच में 0, हम 0 ले रहे हैं 1 ले रहे हैं लेकिन उसके बीच के नंबर नहीं ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। और कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, जैसे 0 से 10, 0 और डैश करके लिख दिया आपने इंटरवल के रूप में 0 से 10, तो 0 से 10 क्या हो गया, वो डेटा हो गया आपका कंटिन्यूअस, क्योंकि 0 से 10 के बीच में जितना जो कुछ आएगा वो उसके अंदर सब है, बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है, तो वो कंटिन्यूअस हो गया। तो हमने तीनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की, इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मतलब वही होता है जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी उस डेटा को अनग्रुप डेटा कहते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फ्रीक्वेंसी दी है लेकिन कैसी है, डिस्क्रीट है, संख्या के रूप अलग तरीके का है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फ्रीक्वेंसी दी है लेकिन डेटा कैसा है, इंटरवल के फॉर्म में है। तो इस तरीके से करते हैं, राइट। चलिए अब एक एक करके स्टडी करेंगे, है ना। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप डेटा, जो कि हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप डेटा, 2 मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, समेसन x अपॉन n। शॉर्टकट मेथड ये होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेसन d अपॉन n, है ना। ये क्या है सब चीज़ें बताएंगे। शॉर्टकट मेथड कब लगता है, डायरेक्ट मेथड कब लगता है, आप चाहें जो मेथड लगाएं एग्जाम में, लिखा है तब तो वही लगाना है, नहीं लिखा है तो आप जो लगाएं आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। शॉर्टकट मेथड तब लगाते हैं जब डेटा बड़ा होता है, डेटा को छोटा करना होता है, तब हम लगाते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड के बारे में जान लो, ये तो हमने सब बताया ही हुआ है। ए जो होता है अज्यूम्ड मीन होता है, यानी हम अपनी इच्छा से एक वैल्यू को मीन मान लेते हैं, फिर हम डी निकालते हैं। डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। एक्स क्या है, जो डेटा दिया होगा वो एक्स होता है और उसमें से ए को माइनस करते जाते हैं, इसको बोलते हैं द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन ए। और समेशन डी क्या होता है, ये लिखा है द सम ऑफ डेविएशंस, ठीक। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आप बिल्कुल समझ जाओगे। द फॉलोइंग फिगर्स शो द हाइट्स इन सेंटीमीटर्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड एट रैंडम। कोई 7 बच्चे हैं, उनकी ये हाइट दी हुई है। ये 164 सेंटीमीटर दिया, 159 सेंटीमीटर है, 167 सेंटीमीटर है, 169 सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर है, 170 है, 168 है। कैलकुलेट द एम ऑफ हाइट्स बाई डायरेक्ट मेथड बाई शॉर्टकट मेथड। ये कहा है कि अर्थमेटिक मीन निकालो, या कह सकता है कि मीन निकालो। अर्थमेटिक मीन कहे या मीन कहे या एवरेज कहे, सबका एक ही मतलब है, ठीक है।
चलिए, तो सबसे पहले कैलकुलेशन टेबल आपको बनानी है। कैलकुलेशन टेबल में सीरियल नंबर लिख लीजिए, लिखना है तो नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। सीरियल नंबर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट लिख दीजिए सबकी, हाइट को x मान लीजिए, है ना। 164, 159, 167, 169, 165, 170, 168, ठीक है। इसमें केवल डेटा दिया हुआ है, यानी ये कैसी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है केवल डेटा दिया है और फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दी हुई है, ठीक है। अब ये डेटा बड़ा लग रहा है कि जैसे इसको टोटल को हम जो है अगर टोटल को ऐड करें तो जो है ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है कभी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया तो टोटल ऐड करना फिर डिवाइड करना बड़ा लग रहा है, तो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड का अब हमें क्या करना है, पहले तो आप इसको सबको ऐड कर दीजिए तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड के लिए हमें ए चाहिए होगा, ये जो हम ए मानते हैं ये हम अपनी इच्छा से मानते हैं, है ना। अब आप ये कहोगे कि कोई मान दूसरा मानता है, कोई तीसरा मानता है, तो आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। लेकिन कैसा माना जाता, ऐसी वैल्यू मानिए इसमें से जिससे माइनस करने पे छोटी वैल्यू आनी चाहिए। यानी कैसी वैल्यू माननी है, इनमें से किसी को भी आप ए मान सकते हैं, अज्यूम्ड मीन, लेकिन ऐसी वैल्यू माननी है जिससे माइनस करने पे छोटा आए, ठीक है। हमने यहाँ पर 165 माना हुआ है, आप दूसरा कुछ भी मान सकते हैं, 164 भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो हमने ए कितना माना हुआ है, 165, तो 165, तो डी निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखिए क्या निकालते हैं, डी। डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, ये टेबल आप बनाओगे हमेशा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, एक्स 164, ए क्या है, ए आपका 165, तो आप माइनस करिए, आप 164 माइनस 165, एक्स माइनस ए करना है, एक्स ये है, ए ये है, तो 164 माइनस 165 करोगे तो माइनस बनाया। नेक्स्ट क्या है, 159, 159 माइनस ये इधर यही रहेगा फिक्स, 165 माइनस 6, 167 माइनस 165 2 आ गया, 169 माइनस 165 4 आ गया, 165 माइनस 165 0 आ गया, 170 माइनस 165 5 आ गया, 168 माइनस 165 3 आ गया, ठीक है। तो हमारा डी निकल गया, जितना डी आए उसका सम कर दीजिए, समेसन डी हो जाएगा। तो समेसन डी कितना आया, टोटल का सम कर दो, तो 5 3 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 आ गया, प्लस का और माइनस का 7 है, तो 14 माइनस 7 करेंगे तो 7 बचेगा, 14 माइनस 7 इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये आपका समेसन डी आ गया, समेसन डी या सिग्मा डी, ये सिग्मा एक्स आ गया। डायरेक्ट मेथड दोनों मेथड से करना है, इसलिए हम सिग्मा एक्स निकाले, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स कितना आया 1162, तो 1162 अपॉन एन कितनी संख्या है, 7 नंबर है, डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, तो आ गए आपका आ गया 166 सेंटीमीटर। यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट कितनी है, एवरेज हाइट 166 सेंटीमीटर। शॉर्टकट मेथड पे आ जाइए आप, तो शॉर्टकट मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ए कितना माना हमने 165, प्लस सिग्मा डी कितना आया ये वाला 7, और एन कितना है 7 है, तो 7 अपॉन 7, तो 165, ये 7 अपॉन 7 1 हो गया, 7 से 7 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 165 प्लस 1 इज इक्वल टू 166। आंसर दोनों से सेम आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड करिए चाहे आप शॉर्टकट मेथड करिए। तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि जो है एक मीन हमने निकाला, मतलब इंडिविजुअल सीरीज का दोनों मेथड से निकाल के देखा कि इंडिविजुअल सीरीज का दोनों मेथड से कितना आता है ना, किस तरीके से आता है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और आगे जो है क्वेश्चन और वो करते हैं, दूसरा मेथड पढ़ते हैं। तो ये जो है आगे वाला मेथड देखते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज, यानी इंडिविजुअल सीरीज ख़त्म हो गई। अब कैसी सीरीज होगी जिसमें फ्रीक्वेंसी मालूम होगी। अब फ्रीक्वेंसी और डेटा अब दो तरीके का होगा, एक तो डिस्क्रीट डेटा होगा और एक कंटिन्यूस होगा। तो पहले हम ले रहे हैं डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा का मतलब कि ऐसे दिया रहेगा इतना, मतलब जो है उसमें इंटरवल नहीं रहेगा। तो इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज वेयर द वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज x1 x2 x3 xn विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 fn, देन द am कैन बी कैलकुलेटेड इन टू मेथड्स इन दिस सिचुएशन। फिर वही डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, दोनों से हम निकाल सकते हैं जो अभी बताए थे। अब इसमें क्या होगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी। डेटा दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी है। तो आपका क्या होगा, x बार इज इक्वल टू x बार अर्थमेटिक मीन जिसे कहते हैं, अर्थमेटिक मीन f1 x1 यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस f2 दूसरे का उसमें, फिर तीसरे का उसमें, डॉट 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 fn xn डिवाइड बाई f1 प्लस f2 डॉट 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 प्लस fn इक्वल टू समेसन एफ एक्स। इस पूरे को हमने समेसन के फॉर्म में लिख दिया, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। ये सभी ऐड करो, समेसन एफ हो गया। समेसन एफ को कैपिटल एन कह देते हैं, तो समेसन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन, है ना। एन इज इक्वल टू क्या है, समेसन एफ। ये फार्मूला बनेगा। फिर यहाँ वहाँ क्या था फार्मूला, समेसन एक्स अपॉन एन, स्मॉल एन था। यहाँ पर क्या है, समेसन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। एन क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी का सम है। ठीक है, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। अगर आपको जो है शॉर्टकट से करना है तो शॉर्टकट क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन एन। ठीक है, वहाँ पर क्या था याद करिए, ए प्लस समेसन डी अपॉन एन, और यहाँ क्या आ गया, एफ से मल्टीप्लाई और होगा, आप ध्यान रखें फॉर्मूले में। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन एन। ए अज्यूम्ड मीन है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और एन जो है फ्रीक्वेंसी का सम है। ठीक है, ये फार्मूले हो गए। अब ये फार्मूले अप्लाई करेंगे हम तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स दिया है, एफ दिया। अब देखो एक्स कैसा दिया, डिस्क्रीट दिया है ना, 20 30 40 50 60 70 डिस्क्रीट दिया। डिस्क्रीट का मतलब इंटरवल में नहीं दिया है, इंटरवल में नहीं दिया तो उसको डिस्क्रीट कहते हैं। फ्रीक्वेंसी दी है करस्पॉन्डिंग 8, इसके करस्पॉन्डिंग 12, इसके करस्पॉन्डिंग 20, इसके करस्पॉन्डिंग 10, इसके करस्पॉन्डिंग 6, इसके करस्पॉन्डिंग 4। अब इस डेटा का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो कैलकुलेशन टेबल हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सीरियल नंबर लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स लिख लीजिए पहले। एक्स में क्या है, 20 30 40 50 60 70। फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए एफ, उसके सामने लिखते जाइए जिससे आपको गड़बड़ी ना हो। अब क्या करना है, फार्मूला हमारा क्या है, डायरेक्ट मेथड से लगाएंगे तो समेसन एफ एक्स अपॉन एन है। इसका मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एफ का और एक्स का। यहाँ लिखा है मैंने एफ इंटू एक्स। तो चलिए 20 इंटू 8 करिए 160, 30 इंटू 12 करिए 360, 40 इंटू 20 करिए 800, 50 इंटू 10 करिए 500, 60 इंटू 6 करिए 360, 70 इंटू 4 करिए 280। और इन सब को ऐड कर दो जो लास्ट में इक्वल में आया है। तो इसको फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, है नहीं, समेसन एफ। ये समेसन एफ एन के इक्वल होता है। इस सब को ऐड करो तो जैसे ऐड करके देखना 60 आएगा। इस सब को ऐड करो तो 2460 आएगा, 2460। अब फॉर्मूले में रख दो जाके, ए एम क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन एन। समेसन एफ एक्स क्या आया, 2460 डिवाइड बाई 60। डिवीजन करना जानते होगे, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 6 से डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो 41 आ जाएगा। तो ये आपका जो है 41 आपका आ गया, मीन आ गया डायरेक्ट डिस्क्रीट का, है ना। अब जो है डिस्क्रीट के बाद आपका इसका कंटिन्यूस का करके देखते हैं ना। चलिए डिस्क्रीट का ही करते हैं उस मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से। सो अगला एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग डेटा गिव द डेली अर्निंग्स इन रुपीज ऑफ 20 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। डेली अर्निंग दी हुई है ना, और नंबर ऑफ वर्कर दिए। ये नंबर ऑफ वर्कर्स जो होते हैं, ये नंबर ऑफ जो कोई चीज़ होती है यही फ्रीक्वेंसी होती है। कभी फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो ये नंबर ऑफ जो भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ जो कोई चीज़ दी है वो फ्रीक्वेंसी है। तो डेली अर्निंग दी है 100 140 170 200 250।
नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं 52643। कैलकुलेट द एवरेज डेली अर्निंग्स बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, दोनों मेथड से पूछा है। ठीक है, एवरेज पूछा है दोनों मेथड से, कब, जबकि डिस्क्रीट सीरीज में आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप x लिख लीजिए। x आपने लिख लिया जितना दिया है 100, 140, 170, 200, 250। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, f लिख लिया आपने। फ्रीक्वेंसी जितना उसका सम कर दीजिए, ठीक है। फिर f इंटू एक्स लिख दीजिए, तो f इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 इंटू 5, 140 इंटू 2, 170 इंटू 6, ये आता जाएगा 200 इंटू 4, 250 इंटू 3, ये सब आता जाएगा। इन सब को आप ऐड कर दीजिए, तो सबको ऐड करोगे, समेसन या सिग्मा का मतलब होता है सबको ऐड करना, इतना आएगा। यहाँ तक एक मेथड का काम हो जाएगा। अब दूसरा मेथड भी लगाना है, तो इसी टेबल में बना देते हैं उसको भी। अब a मान लीजिए, इसमें से x में से कोई एक वैल्यू a मान लीजिए, जो कि आपको लगता है कि उस तरीके का हो जाएगा जिससे सिंपल से आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको दोनों मेथड से करना है, शॉर्टकट मेथड से और डायरेक्ट मेथड से। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में x f इंटू एक्स, है ना, ये सब चीज़ हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, a को चूज करेंगे। a को चूज करने के लिए x में से जो x लिखा है 100, 140, 170, 200, 250, आप कोई भी एक वैल्यू ऐसी चूज कर लो जिससे जो डिफरेंस आए वो कम से कम आए, x का और a का। तो हमने यहाँ पर 170 चूज किया हुआ है ना, 170 चूज किया। आप चाहो तो दूसरा कुछ भी चूज कर सकते हो, लेकिन 170 चूज करने से x माइनस a करेंगे तो 100 माइनस 170 करेंगे तो माइनस 70 आएगा। 140 माइनस 170 करेंगे तो माइनस 30 आएगा। 170 माइनस 170 0 आएगा। 200 माइनस 170 30 आएगा, और 250 माइनस 170 80 आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये सिंपल प्रॉब्लम f नहीं दिया होता तो यहीं ऐड कर लेते। अब यहाँ ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो f का d अब मल्टीप्लाई करो d से, ये d आ गया, ये कितना आ गया d, और ये f दिया, f का और d का मल्टीप्लाई करो तो -70 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो आएगा इतना -350, -30 मल्टीप्लाइड बाई 2 -60, 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 0, ठीक है। 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 120, एंड 80 मल्टीप्लाइड बाई 3 240। अब इन सब को ऐड करो। इन सब को ऐड करने का मतलब प्लस वाले एक साथ ऐड करो, माइनस वाले एक साथ। तो माइनस वाले ऐड करोगे तो कितने हो गए यहाँ पे 350 माइनस 60 माइनस 410। प्लस वाले ऐड करो, प्लस वाले कितने हैं, यही तो है, तो ये कितने हो गए 120 4 2 3 360, है ना। अब ये 360 प्लस के -400 हैं, दोनों को ऐड करोगे तो -50 आएगा, ठीक है ना। दोनों को करके देख लीजिए। तो ये समेसन FD आ गया -50। तो पहले मेथड से लगाओ, तो पहले मेथड में तो डायरेक्ट लग जाएगा। समेसन FX अपॉन n, समेसन FX कितना आया 3350, यानी 3350, और n कितना आया, इसका फ्रीक्वेंसी का सम वो आया है 20। तो 3350 अपॉन 20, आप जब डिवीजन करोगे इसका तो इतना आएगा। शॉर्टकट मेथड से करोगे तो x बार इज इक्वल टू a प्लस समेसन FD अपॉन n। तो a हमने कितना माना था 170, प्लस समेसन FD कितना आया -50 अपॉन n कितना है 20, ठीक। अब 0 से 0 कटेगा, 2 का 5 में डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। तो 170 माइनस 2.5 वही आएगा 167.50, उतना आएगा सेम दोनों, चाहे जिस मेथड से निकालो। ये एग्जाम्पल था डिस्क्रीट सीरीज का, दोनों मेथड का, है ना। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज का मतलब है कि अब इंटरवल दिया होगा। इसके भी 3 मेथड हैं उसी तरीके से, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन। एक नया मेथड इसमें आया, स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। तो हम तीनों को बताएंगे डिटेल में। पहले फार्मूला देख लो। डायरेक्ट मेथड का वही फार्मूला रहेगा,
एक्स बार इज इक्वल टू f1x1 प्लस f2x2 प्लस डॉट 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 fn(xn) अपॉन f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 fn। इसको लिख सकते हैं समेसन fx अपॉन n। शॉर्टकट का होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन ft अपॉन n, वही सेम है। ए अज्यूम्ड मीन dx माइनस ए एन इज इक्वल टू समेसन f। और स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला ये होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ यू अपॉन एन इन टू एच, है ना। और यू इज इक्वल टू होगा एक्स माइनस ए अपॉन एच, है ना। तो ये फार्मूला थोड़ा समझेंगे क्योंकि बाकी ये तो वैसे ही है जो पहले पढ़ चुके हैं, ये नया है। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो इसकी डिटेलिंग करेंगे। एच जो है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल होता है। ये सीरीज किसके लिए है? ये सब है कंटिन्यूस के लिए। कंटिन्यूस का मतलब है जहाँ पर आपका डेटा जो है कंटिन्यूस होगा, 0 से 10 इस तरीके का इंटरवल होगा ना, तो उस तरीके का है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस में दिया है? मार्क्स दिए हैं क्लास इंटरवल में। देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, है ना। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन फ्रीक्वेंसी दी है ये, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? कुछ नहीं है, सब पहले की तरह है। मार्क्स लिख लीजिए आप कैलकुलेशन टेबल में। अब इन मार्क्स की मिड वैल्यू निकाल लो। ये हम कहते हैं इसको लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट। दोनों लिमिट को ऐड करो आप, 0 + 10, है ना। आप क्या करोगे? दोनों को ऐड करिए, तो दोनों को ऐड करोगे तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो कितना? 10/2 हो गया, तो 5 आ गया। यही लिखते जाते हैं मिड वैल्यू, ठीक है। 10 + 20, 10 + 20 30 डिवाइड बाई 2 तो 15 आएगा। इसमें देखो वैसे भी 10 का अंतर है, 0 से 10 में कितना अंतर है? 10 का। हर जगह 10 का डिफरेंस है, तो इसमें 10 बढ़ाते चले जाओ। मिड वैल्यू में क्या करो? अब 10 बढ़ाते जाओ, तो 5 है, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55। कब यहाँ देख लो 50 और 60, 110 आएगा। 110 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो मिड वैल्यू मिल गई। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना एक्स्ट्रा काम था मिड वैल्यू निकालना। अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, डिस्क्रीट की तरह हो गया। ये डेटा कैसा आ गया? डिस्क्रीट आ गया। ये डेटा कैसा था? कंटिन्यूस था। तो कंटिन्यूस सीरीज से डिस्क्रीट में लाना है। जब ये डिस्क्रीट आ गया तो डिस्क्रीट के बाद अब फ्रीक्वेंसी दी है ये। अब वही करोगे, f × x मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाओ, लिखते जाओ। फ्रीक्वेंसी का सम करो तो कितना आएगा? यहाँ हमने किया हुआ 50। इन सब का सम करो तो 1625 आएगा, ठीक है। अब वही फार्मूला सिंपल लगाओ, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन fx अपॉन n, ठीक है, इज इक्वल टू 1625 अपॉन 50। डिवाइड करो तो आ गया 32.5। तो इतना अभी जो बचा हुआ है, हमने जो है एक एक क्वेश्चन हर मेथड का कर लिया। अब हमने जो बचे हमारे जो मेथड है शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, उसका एक क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा, तो आज के जो है वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगला जो लेक्चर होगा उसमें फिर आगे की चीज़ें कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।